हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग यूएनओ के ऑर्गन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट इसका ऑर्गन जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गन इसका सबसे फर्स्ट पहला जनरल असेंबली वो स्टार्ट जिसे महासभा कहा जाता है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सुनिए, जनरल असेंबली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ऑर्गन है, अंग है इसका, और इसे चीफ डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन कहा जा सकता है। मतलब ये यहाँ सभी विचार विमर्श यहाँ पे होते हैं और पॉलिसी मेकिंग होती है, सभी तरीके के नियमों का निर्माण यहाँ पर होता है, तो इसे पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन भी कहा जाता है। इसमें जो चार्टर है यूएन का, उसके चैप्टर 4 अध्याय 4 के आर्टिकल 9 to 22, इसके अनुच्छेद चौथे अध्याय के, इसके चार्टर के चौथे अध्याय के जो आर्टिकल है अनुच्छेद 9 से 22 तक रिलेटेड है जनरल असेंबली से। उसमें 9 से 22 में अनुच्छेद 9 से 22 में जनरल असेंबली की को कवर किया गया है। तो सुनिए, इसका फर्स्ट हम कॉम्पोजिशन देखेंगे कि किस तरीके से इसका गठन हुआ है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि इसमें कितने इसका कॉम्पोजिशन किस तरीके से होता है। सुनिए, आर्टिकल 9 ऑफ चैप्टर लेज डाउन रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ जीए, मतलब जनरल असेंबली के गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 9, जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन। इसमें यूएनओ के सभी मेंबर स्टेट इसके जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। एंड पोजेसेस एन इक्वल स्टेटस, और उन्हें सभी को समान स्टेटस दिया जाता है, समान स्थिति है वहां पर उनकी, भले ही वो कितने ही इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, भले ही वो कितने ही बड़े, कोई भी स्टेट अपने आकार में भले ही कितना ही बड़ा हो, तो सुनिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, पावर एंड इम्पोर्टेंस, भले ही कोई स्टेट कितना ही बड़ा, रिसोर्सेज में कितना ही रिच हो, कितने ही संसाधन वाला हो, उसको जनरल असेंबली में इक्वल स्टेटस दिया जाता है। सभी स्टेट्स को, यूएनओ के सभी स्टेट मेंबर जो हैं उनको जीए में, जनरल असेंबली में एक इक्वल स्टेटस दिया जाता है और सभी स्टेट इसके मेंबर होते हैं। ईच मेंबर हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन जीए। हर स्टेट, हर मेंबर स्टेट जो यूएनओ का मेंबर स्टेट्स हैं, सारे जो देश उसके मेंबर हैं यूएनओ के, उन सभी को वो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स या 5 प्रतिनिधियों से ज़्यादा कोई भी देश जनरल असेंबली में नहीं रख सकता है। तो इसके सेशंस में आ जाते हैं, जितने सत्र इसके जैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट इसका सेशन जो है रेगुलर सेशन है, जो जिसको आप इसका एनुअल सेशन भी, नियमित सत्र जिसको कहते हैं। जनरल असेंबली यूज टू मीट वंस अ ईयर। ये वंस ईयर, एक साल में एक बार ये मीटिंग होती है इनकी, कमेंसिंग ऑन द 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर। सितंबर महीने के 3rd ट्यूसडे, तीसरे मंगलवार को ये कमेंस होती है मीटिंग, टू दिसंबर 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर टू दिसंबर, सितंबर से दिसंबर तक के तीसरे मंगलवार को इसका रेगुलर सेशन होता है। कहाँ पर? हेडक्वार्टर, एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका जो हेडक्वार्टर है वहां पर इसका एक नियमित सत्र होता है, जो कि सितंबर से दिसंबर तक के तीसरे 3rd ट्यूसडे, तीसरे मंगलवार को ये होता है। दिस मीटिंग इज कॉल्ड रेगुलर सेशन। इसे रेगुलर सेशन या तो और या एनुअल सेशन, वार्षिक सत्र या फिर नियमित सत्र कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए जिसका स्पेशल सेशन है, सेकेंड इज स्पेशल सेशन, या जो इसका विशेष सत्र होता है। ये मे बी called either by the Secretary General at the request of Security Council or by a majority of member states। ये जो इसका स्पेशल या विशेष सत्र है, ये या तो महासचिव के द्वारा, जो सेक्रेटरी जनरल है, किसके रिक्वेस्ट पर ये बुलाता है, किसकी रिक्वेस्ट पर ये बुलाता है? सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पर, या तो सिक्योरिटी काउंसिल की, जो इसका दूसरा अंग हम पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद की रिकमेंडेशन पर, उसकी रिक्वेस्ट पर या उसकी सिफारिश पर ये बुलाता है। कौन? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बुलाता है विशेष सत्र। या फिर ये मेजोरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स, या फिर जो मेंबर स्टेट्स हैं इसके, अगर वो मेजोरिटी से, बहुमत से कहें कि स्पेशल सत्र बुलाना है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर बुलाया जाता है ये। उसके बाद आ जाइए आपातकालीन, इमरजेंसी स्पेशल सेशन है जो आपातकालीन विशेष सत्र।
ये बुलाया जाता है, मे बी कॉल्ड विद 24 आवर्स ऑफ रिसीट बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ रिक्वेस्ट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द वोट ऑफ एनी 9 ऑफ इट्स मेंबर। ये जो आपातकालीन विशेष सत्र है, ये सेक्रेटरी जनरल या महासचिव के द्वारा कब बुलाया जाता है? जब सिक्योरिटी काउंसिल के जो जो सुरक्षा परिषद है उसके 9 मेंबर्स, उसके 9 मेंबर स्टेट्स जो हैं, अगर वो कहें तब बुलाया जाता है। स्पेशल आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द वोट ऑफ एनी 9 ऑफ इट्स मेंबर। जब उसके 9 मेंबर कहें, या तो या फिर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएन, या फिर यूएनओ के जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं, मतलब जो उसके स्टेट मेंबर स्टेट्स हैं, उनके अगर उनका बहुमत कहे तब बुलाया जाता है, या फिर जो 9 मेंबर अगर सिक्योरिटी काउंसिल के कहें तब बुलाया जाता है। विशेष इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, जो 24 घंटे के भीतर बुलाया जा सकता है, विद इन 24 आवर्स में बुलाया जा सकता है। अब आ जाइए इसके, ये 3 सत्र हो गए इसके। उसके बाद उसका वोटिंग सिस्टम, मतदान पद्धति किस तरीके की होती है, तो सुनिए, ईच वोटिंग सिस्टम इसका वोटिंग सिस्टम ऑफ जनरल असेंबली, जो मतदान पद्धति है वो बता रही हूं आपको। तो सुनिए, ईच मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली हैज ओनली 1 वोट। इसके हर मेंबर स्टेट को एक ही वोट देने का अधिकार है। इस प्रकार यहाँ पर समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसका आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 18 पैरा 2 चार्टर के आर्टिकल 18 पैरा 2 में बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन पर महासभा का डिसीजन कैसे लेता है? वो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये लेता है। महासभा के जितने भी सदस्य हैं, उसके 2/3 बहुमत से जो विशेष प्रश्न है उन पर वोटिंग की जाती है। बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित हैं और मतदान करते हैं, उनकी 2/3 बहुमत से विशेष प्रश्नों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मतदान किया जाता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हो सकते हैं ये बताते हैं। पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के जो से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे अंग हैं इसके यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के, उसके मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाएगा, उनके इलेक्शन के बारे में जो प्रश्न होते हैं उनको इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। और किसे माना जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न? सस्पेंशन एंड एक्सपल्जन ऑफ मेंबर्स। अगर किसी सदस्य को का निलंबन या निष्कासन करना है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन से प्रश्न है? ट्रस्टीशिप क्वेश्चंस एंड बजटरी मैटर्स, जो न्यासिता प्रश्न है और बजट संबंधी जो मामले होते हैं, मैटर्स होते हैं, उन्हें इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इन पर उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से वोटिंग होती है, और तब ये प्रश्नों का वो किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे मैटर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? अदर क्वेश्चंस, उनको अन्य प्रश्न कहा जाता है। और इन अन्य प्रश्नों पर या अदर क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो उपस्थित, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले सिंपल मेजॉरिटी से ये अदर क्वेश्चंस को डिसाइड किया जाता है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 18 पैरा 3 में ये बताते हैं कि जनरल असेंबली खुद भी ऐसे क्वेश्चंस को ऐड कर सकती है, ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चंस को ऐड कर सकती है जो कि 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड किए जाएंगे। मतलब ये कि जनरल असेंबली को इतनी वाइटल पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 18 पैरा 3 में, कि वो खुद डिसाइड कर सकती है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और उन पर 2/3 बहुमत से ही निर्णय लिया जाता है। अब आ जाइए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 कहता है, अ मेंबर शेल हैव नो वोट इन जनरल असेंबली विच इज इन अरियर्स इन द पेमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि ऐसे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा जिसके द्वारा संगठन को दिया जाने वाला वित्तीय अंश बकाया हो। जो अरियर्स दिए जाते हैं, हर मेंबर स्टेट को कुछ वित्तीय अंश या जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना होता है, अगर
उस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में फेलियर मतलब फेल हुआ है, उसने नहीं वो बकाया है उसको उसके ऊपर, तो इस ऐसे मेंबर स्टेट को वोटिंग के राइट से अलग किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 में ये बताया गया है। ये कह रहे इन 1996 1996 में 39 मेंबर स्टेट्स को डीबार कर दिया गया था फ्रॉम वोटिंग इन जनरल असेंबली ड्यू टू देयर ड्यूज। 1996 में इस तरीके से 39 मेंबर्स को डीबार कर दिया गया था। अब आ जाइए इसके संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जनरल असेंबली पर, किस तरीके से ये इसकी संरचना की गई है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है जनरल असेंबली का। ये कह रहे हैं कि द असेंबली इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईच सेशन। जो जनरल असेंबली है, महासभा है, ये अपने अध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष को हर सेशन के लिए इलेक्ट करती है, हर सेशन के लिए अलग से उसको चुना जाता है और ये स्वीकार करती है, अडॉप्ट्स इट्स ओन रूल ऑफ प्रोसीजर, और इसका प्रक्रिया, इसकी जो प्रक्रिया ये अपनाती है, इसमें अपने खुद के नियम ये बनाती है। जनरल असेंबली प्रक्रिया संबंधी खुद के नियमों को ये अडॉप्ट करती है। हर सेशन में जनरल असेंबली अपनी 6 मेन कमिटीज जो इसकी हैं, इसकी 6 मेन कमेटियां हैं जिसके थ्रू ये अपना काम करती है। तो उनमें ये हर सेशन में जनरल असेंबली अपनी 6 मेन कमिटीज को एजेंडा आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एजेंडा आइटम्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कार्यसूची मद। कार्यसूची मद मतलब ये काम आप करेंगे, तो ये अपनी 6 की 6 कमेटियों को कार्यसूची मद या एजेंडा आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इन दीज 6 कमिटीज एवरी मेंबर स्टेट हैज द राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड। इन समितियों में प्रतिनिधित्व करने का सभी स्टेट्स को अधिकार होता है। ये कमिटीज भी आपको बताती हूँ मैं कौन सी हैं। 6 कमिटीज आर, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी, राजनीतिक और सुरक्षा समिति है ये। दूसरी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी है, जिसको आप कहेंगे आर्थिक और वित्तीय समिति। तीसरी आपकी सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी है, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक कमेटी है। चौथी ट्रस्टीशिप या न्यासिता कमेटी जिसे आप कहेंगे, और 5वीं आपकी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, जिसको आप कहेंगे प्रशासनिक और आय व्ययक कमेटी समिति। और 6th है आपकी लीगल कमेटी, जिसको आप कहेंगे विधिक कमेटी समिति, विधिक समिति। तो ये आपका इसके जनरल असेंबली के स्ट्रक्चर और सेशंस के आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अब इसके एक जो इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक रह गया है वो इसकी कार्य और शक्तियां हैं, इसकी पावर्स एंड इसके जो फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।